ब्राह्मण वामपंथियों और सवर्ण वामपंथियों के खिलाफ प्रोपगंडा फैला रहे हैं मोदी जी। ये बिल्कुल ब्राह्मण फैला रहा अस्मिता है। पे अपमान है, ये ब्राह्मण नहीं, हम अस्मिता कह का तो रहे अपमान हैं, भाई भाई जो लोग जाति विहीन समाज के पर जो विश्वास करते हैं, जाति विहीन समाज की बात करते हैं, वो कौन है? वो ब्राह्मण है और कायस्थ तो हैं, जो क्या कहते हैं, सारी जो है कम्युनिस्टिक लीडरशिप में ऊपर से नीचे तक है। जो राजनीतिक दल जो इनका विरोध कर रहे हैं वो कई मामलों पे खुल के आए। प्रधानमंत्री जी ने आज बोल तो दिया कि माओवादी हैं, तो माओवादी में हिंदुओं का प्रॉपर्टी, ये कहें कि हाँ हम माओवादी हैं लेकिन हम हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं छीनने जा रहे हैं, हम अडानी अडानी का हम पकड़ेंगे। अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टी का राष्ट्रीयकरण करेंगे। माओवादी सोच है, गहना ले लेंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, ये सब बांट देंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, सब है आपसे ये उनके पॉइंट वाइज जो है उसके ऊपर जवाब नहीं देंगे मुद्दों पर। आपसे बता, तो जब मुसलमान शासकों के टाइम में मुसलमानों को कोई मदद नहीं मिली संसाधनों पे कब्जा करने में, तो अब तो हिंदू शासक है, मोदी जी नहीं होंगे, जो भी शासक रहे आजादी के बाद हिंदू शासक ही रहे हैं। अब ये सब बात इसलिए विपक्ष नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष कहेगा तो उनके नैरेटिव में फंस जाएगा। वो कहेंगे कि विपक्ष के पास हमें गाली देने के अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की, आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश की कि वहां पे इंडस्ट्रियल प्लांट लगेंगे, औद्योगिक घराने जो हैं वो वहां पे इन्वेस्ट करेगी, और जो उनके लिए रिजर्व जमीन है आदिवासियों के लिए, उनकी जमीन उद्योगपतियों को दी जाएगी। अब वहां के बताइए आदिवासी कौन है? या तो मान लें कि आदिवासी उस देश के मुसलमान है, झारखंड के आदिवासी सारे मुसलमान है, ऐसा तो है नहीं। आपकी कमाई पर नजर ईडी की है, ईडी जो है मोदी जी ने चला रखा है। आपकी कमाई की नजर सीबीआई की है, आपकी कमाई पर, आपके कमाई पर नजर इनकम टैक्स की है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की नहीं, अभी जब आएंगे तब आएंगे ना, अभी तो इन्हीं की नजर है। जो संसाधनों पे बात होती है कि पहला हक किसका, तो देखिए हक तो अभी जो हमारे पास है, देश के मेजोरिटी हिंदुओं के पास जिन संसाधनों का हक है, वो संसाधन प्रधानमंत्री जी हिंदुओं से छीन रहे हैं, और वो छीन के जो है देश के कॉर्पोरेट घराने को दे रहे हैं, अदानी अंबानी। प्रधानमंत्री जी हेट स्पीच पर उतारू हो गए हैं खुलेआम। प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में जो कहा, आज अलीगढ़ में शब्दशः उसको दोहराया। लोकसभा चुनाव पहला फेज पूरा हो गया है। सुना है ठाकुर नाराज है बीजेपी से, शपथ ले रहे हैं बीजेपी को वोट नहीं देने की। पहले चरण के चुनाव के बाद जिस तरह के आंकड़े और विश्लेषण आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि विशेष रूप से मोदी जी परेशान। जो भाषण राजस्थान में दिया उन्होंने, उसको लेकर छीछा लेदर मचा हुआ है सोशल मीडिया पे। कह रहे हैं कि सारा पैसा घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमानों को दे देंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं राम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन किधर, कहाँ है? कह रहे हैं मंगलसूत्र आपका छीन लेंगे, ओपोजिशन वालों पर अटैक कर रहे हैं। कहाँ है इलेक्शन कमीशन? क्या ये प्रधानमंत्री के फ्रस्ट्रेशन की भाषा है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। प्रधानमंत्री जी ने जो वक्तव्य का इस्तेमाल किया वो मनमोहन सिंह की किसी भाषण का कटिंग है 2006 का। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटीज के संदर्भ में दिया गया भाषण था, महिलाओं के संदर्भ में दिया गया भाषण था, और उन्होंने क्लेम शब्द का इस्तेमाल किया था, राइट्स शब्द का नहीं। इस एपिसोड में उनके भाषण का पूरा ऑपरेशन होगा। दो वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं, JP सिंह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार संपादक रह चुके हैं, वकील भी हैं, और संजीव पांडे साहब। इनसे दोनों से पूरा ऑपरेशन होगा और पूरा सुनते रहिए। क्या ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सारा उनका मोदी का जो है 24 गारंटी वो फेल हो रहा। 10 साल में विश्व गुरु, विश्व शक्ति, 5 ट्रिलियन, वो सारा एजेंडा फेल हो रहा। फिर पुराने USP हिंदू मुसलमान घुसपैठी, इस पे आना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि आपका लेकर मुसलमानों को दे देंगे, तो आपका कोट अनकोट कम से कम कास्ट सेंसस तो करवा लीजिए कि माल किसके पास कितना है। कास्ट सेंसस भी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन भाषण बहुत दे रहे हैं। सीधे चलते हैं जैसे JP सिंह साहब के पास, संजीव पांडे साहब के साथ
समझते हैं। स्वागत है सर जी, नमस्कार। देखिए सर, सर आप ही के पास आता हूँ, ठाकुर लोग बहुत नाराज है, क्या हो गया? ठाकुर लोग के नाराजगी की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री ने इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बौना कर दिया है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने डंके की चोट पर हेट स्पीच को लेकर के बड़ी बड़ी बातें की और ये कहा कि मतलब हेट स्पीच पर लगाम लगना चाहिए, हेट स्पीच नहीं। प्रधानमंत्री इस समय 2-3 दिन से, और जब से पहला वो खत्म हुआ है, आपका दौर खत्म हुआ है, तब से बाकी सब विकास और ये होगा वो होगा, दूध की नदियां लगता बहेंगी है से उतर कर हेट स्पीच पर उतारू हो। प्रधानमंत्री जी हेट स्पीच पर उतारू हो गए हैं खुलेआम। प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में जो कहा, आज अलीगढ़ में शब्दशः उसको दोहराया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सोच माओवादी हो गई है, ये कम्युनिस्टों की सोच है, और ऐसा करके उन्होंने कितने ही देशों को पहले बर्बाद कर दिया है। अब यह नीति कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अलायंस भारत में लागू करना चाहती है, जिसमें है कि इंडिया अलायंस की नजर आपकी कमाई पर है। आपकी कमाई पर नजर ईडी की है। ईडी जो है मोदी जी ने चला रखा है। आपकी कमाई की नजर सीबीआई की है आपकी कमाई पर। आपके कमाई पर नजर इनकम टैक्स की है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की नहीं। अभी जब आएंगे तब आएंगे ना, अभी तो इन्हीं की नजर है, और वो तो जनता में बांटे या मुसलमानों में बांटेंगे। आप तो अडानी को दे रहे हो यार, शर्म नहीं लगती ये सब बात बोलते हुए? अब ये सब बात इसलिए विपक्ष नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि विपक्ष कहेगा तो उनके नैरेटिव में फंस जाएगा। वो कहेंगे कि विपक्ष के पास हमें गाली देने के अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब विपक्ष जब पॉइंट दर पॉइंट मुद्दा लेके सामने आ गया है, तो अब आप वो मुद्दों का जवाब देने के बजाय उनको कम्युनिस्ट बता रहे हैं, आप उनको जो है माओवादी सोच का बता रहे हैं। अरे उन्हीं के डॉक्टर मनमोहन सिंह की चलाई हुई उदारीकरण की पॉलिसी को आपकी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फॉलो किया, और अब आप फॉलो कर रहे हैं। आपके पास अपना क्या है? जब जनसंघ था उस जमाने में तो हम लोग विद्यार्थी थे, और 1977 में जनसंघ का अस्तित्व जो है वो क्या कहते हैं जनता पार्टी में समाप्त हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, और वो गांधीयन विचारधारा के आधार पर बनी, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया। लेकिन जो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो शुद्ध जो है पूंजीवादी उस समय भी थी और अभी भी है। और इसको जो मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक उदारीकरण किया, उसी पर अटल बिहारी वाजपेयी चले, उसी पर आपकी सरकार चल रही है। आपकी कौन सी आर्थिक नीति आपने, हाँ, ज्यादा रफ्तार से चले आपने, आप अपनी नई आर्थिक सोच लेके आए, और आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह किया वो टोटल फेल्योर रहा। अब कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने पर है, उनकी नजर अब उनके मंगलसूत्र पर है। ये सब नजर तो आपकी है। आपने देख रहे हैं कि किसके घर में कितना सोना और गहना रखा हुआ है, आप उसका आकलन करा रहे हैं। आपने इस तरह सब चीजों को एक दूसरे में जो है आपसे नाज दिया है कि आधार से जो है आप अपना पैन कार्ड जो है वो कराइए, फिर जो है आपका बैंक का जो है खाता कराइए। मतलब आपने एक एक पैसे पे लोगों की नजर आपने रखी है, कांग्रेस सरकार ने नहीं रखी। आर्थिक उदारीकरण के बावजूद कांग्रेस सरकार ने नरसिम्हा राव के कार्यकाल में रखी, और न उनके समर्थन से जब आपके देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी थी तब रखी, और न जब फिर यूपीए की सरकार बनी तब रखी। तो सब आप रख रहे हैं, और आप अपना जितना कुकृत्य है सब आप जो है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के माथे मर रहे हैं। अरे उन्होंने जो सवाल उठाया है अपने घोषणा पत्र में, उसका आप क्यों नहीं पॉइंट वाइज जो है जवाब देते हैं? तो आप जो है नरगल प्रलाप जो है करने पे उतर रहे हैं, हेट स्पीच आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? हाथ में चूड़ी लगा के बैठा हुआ है या कान में तेल डाल के बैठा हुआ है? हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट का ही तो हमने लोगों ने कितनी बार जो है क्या कहते हैं अदालती कक्ष के माध्यम से बातों सुना है, हेट स्पीच पे ये तो हेट स्पीच पे हो। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक भवानी के गाने का मामला शिवसेना का है, उनको नोटिस दिया कि आप भवानी हटाइए, तो उन्होंने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि पहले इन लोगों पर कार्रवाई करो, जो ये लोग राम से लेकर जो दुनिया भर का हेट स्पीच फैलाए हुए हैं, तब जो है हम ये गाने में से हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे। हमारे लिए थोड़ी कानून है, कानून सबके लिए। तो जो है पहले इनका हटाओ तो फिर हमारा हटाएंगे।
कहने का मतलब है कि आप चुनाव जीतने के लिए इतने नीचे स्तर पर गिर गए हैं क्योंकि आपके पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कभी आपको बालाकोट चाहिए, कभी आपको जो है पाकिस्तान चाहिए, कभी आपको जो है मतलब चीन चाहिए, कभी आपको वो चाहिए। चीन से आप गलवैया करते हैं, चीन को आप जो है कहते हैं कि जो है चीन से जो है वो के साथ मिल करके चलना जो है देश की जो है तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, और दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि चीन से मिले हुए हैं जी। अब उनके साथ अगर माले गठबंधन में है तो माले आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है। आपने तो अभी जो है क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में को मार गिराया। माले तो रजिस्टर्ड पार्टी है जिनको आप मानते हैं कि मुख्य धारा में है, ये जो है उस तरह की नक्सली गतिविधि नहीं चलाती। और अर्बन नक्सल, हम तीनों लोग जो बैठे हैं इनकी परिभाषा के अनुसार हम तीनों लोग अर्बन नक्सल हैं। हम लोग नक्सल हैं। अर्बन नक्सल का मतलब कि अगर आप ढोल मजीरा नहीं बजाते, अगर आप गोमूत्र और गाय का जो है क्या क्या कहते हैं गोबर का जो है सेवन नहीं करते, अगर आप जो है क्या कहते हैं मतलब पाखंड में नहीं रहते, तो आप अर्बन नक्सल। संजीव जी, जी हेट स्पीच सिर्फ ऑपोजिशन पे या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग बोलेंगे उस पे लागू होगा, या फिर माओ की बात कर रहे हैं? चाइना से खूब मोहब्बत है व्यापारियों से, अडानी के बहुत सारे व्यापार चाइना के साथ है। चाइना ने 4000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर चाप दिया है लेह लद्दाख में। जी बताएं संजीव। देखिए, एस जयशंकर ने खुद स्वीकार किया था कि हम चीन से लड़ नहीं सकते, हमारी हिम्मत नहीं है लड़ने। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड चीन ने कब्जा कर लिया, और उसका सारा हकीकत जानते हुए जिनपिंग का कितना ग्रैंड स्वागत इस देश के अंदर पहले भी हुआ है। प्रधानमंत्री जी को गुजरात जो है सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन चाइनीज इन्वेस्टमेंट का रहा है। जब गुजरात के प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो चाइना सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन था। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री जी चीन जाते थे, कई बार चीन गए। चीन का उदाहरण देते थे कि चीन ने कैसे डेवलपमेंट किया। वहां के बुलेट ट्रेन का उदाहरण देने लगे थे एक बार की संघाई से। मूर्ति भी वहीं बनवाए हैं, मूर्ति भी वहीं बनवाए हैं, पटेल की मूर्ति। तो ये जो है बेसिकली जो चीन फैक्टर है, देखिए मोदी जी हमें लगता है कि जिनपिंग का अनुकरण करते हैं। जो जिनपिंग जिस ढंग से चीन को चलाना चाह रहे हैं, जिनपिंग जिस ढंग से चीन को चलाना चाह रहे हैं, वो जो है बेसिकली प्रधानमंत्री जी भी उसी एंगल से इस देश को चलाना चाहते हैं। बाकी जितने जो हमारे जो माओइस्ट हैं भारत के, जो माओइज्म में विश्वास रखते हैं, इनकी जितनी नजदीकियां होगी उतनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भी नजदीकियां रही है। आप पिछले 10 सालों का डाटा उठा लीजिए, 10 सालों में कई बार भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अध्ययन करने गए कि कैसे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इतनी सक्सेसफुल तरीके से 70 सालों से चीन को चला रही है, और उसी एंगल से भाजपा के संगठन को वो बनाना चाहते हैं। ये रिपोर्टेड है सारा। तो ये तो चलिए, तो प्रधानमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री जी दूसरे पे थोपने में माहिर है। सवाल जो आता है मेन आता है कि जो संसाधनों पे बात होती है कि पहला हक किसका। तो देखिए, हक तो अभी जो हमारे पास है, देश के मेजोरिटी हिंदुओं के पास जिन संसाधनों का हक है, वो संसाधन प्रधानमंत्री जी हिंदुओं से छीन रहे हैं, और वो छीन के जो है देश के कॉरपोरेट घराने को दे रहे हैं, अदानी अंबानी। पंजाब हरियाणा के किसान ज्यादातर हिंदू हैं, मुसलमान किसान तो है नहीं, मुसलमान तो यहाँ मजदूर हैं। हरियाणा और पंजाब में मुसलमान सिर्फ 2 इलाका में है, मलेरकोटला में है, और इधर अपना क्या कहा जाता है मेवात के इलाके में मुस्लिम है। बाकी 99% जो लैंड एक्यूपेशन जो है एक्वायर्ड बाय हिंदू या सिख है। अब वहां पे कृषि कानून लाके सारे गोदामों से लेके, खेती से लेके मंडियों पे कब्जा अडानी का करवाकर प्रधानमंत्री जी किसके संसाधनों को छीन रहे थे। अब आइए झारखंड पे, रघुवर दास की सरकार ने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को खत्म करने की कोशिश की, आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश की कि वहां पे इंडस्ट्रियल प्लांट लगेंगे, औद्योगिक घराने जो हैं वो वहां पे इन्वेस्ट करेगी, और जो उनके लिए रिजर्व जमीन है आदिवासियों के लिए, उनकी जमीन उद्योगपतियों को दी जाएगी। अब वहां के बताइए आदिवासी कौन है? या तो मान लें कि आदिवासी उस देश के मुसलमान हैं, झारखंड के आदिवासी सारे मुसलमान हैं, ऐसा तो है नहीं। झारखंड में जो सारे आदिवासी हैं वो ज्यादातर हिंदू हैं। आप बस्तर आ जाइए, आप छत्तीसगढ़ आ जाइए, छत्तीसगढ़ में जितने भी संसाधन हैं
महत्वपूर्ण संसाधन जो आदिवासियों से छीने जा रहे हैं, वो आदिवासी क्या है? मुसलमान है? तो सारे आदिवासी हिंदू ही हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो जितने जो संसाधन जो हिंदुओं के कब्जे में है, इस देश के मेजोरिटी हिंदुओं के कब्जे में है, पब्लिक सेक्टर आप अडानी को दे रहे हैं, मेजोरिटी एम्प्लॉय कौन है वहां पे? रेलवे का मेजोरिटी एम्प्लॉय कौन है? सेल का मेजोरिटी एम्प्लॉय कौन है? ओएनजीसी का मेजोरिटी एम्प्लॉय कौन है? सारे हिंदू ही हैं। और इसको सारों को, पब्लिक सेक्टर को आप जाके सारे सौंप रहे हैं अडानी और अंबानी। आगे आप बताइए, 25 लाख करोड़ रुपया आपने बैंकों का माफ कर दिया बड़े बड़े कुछ पूंजीपतियों के हाथों। वो 25 लाख करोड़ रुपया मेजोरिटी किसका पैसा था बैंकों में? वो किसका संसाधन था? वो हिंदुओं के ही थे। 95% बैंकों में जो डिपॉजिट है वो हिंदुओं के हैं इस देश के अंदर। वो तो डाटा देख लेंगे, अकाउंट होल्डरों के नाम से पता चल जाएगा कि कौन से अकाउंट होल्डर है, हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। और उसमें से 15 लाख करोड़ रुपया तो ऑफिशियली इन्होंने दे दिया पूंजीपतियों को। डिपॉजिटर मैक्सिमम हिंदू है। 10 लाख करोड़ रुपया कहते हैं कि दे दिया गया है, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो मेजोरिटी हिंदुओं का जो संसाधन है वो छीन के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। मुसलमान तो बाद में आएंगे। हमारा तो मसला यह है कि मुसलमान कब छीनेंगे उसकी गारंटी बाद में लें, उसकी बाद में बात करेंगे। जो अभी जो हमारे पास जो जमा पूंजी है उसको जो छीन रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री जवाब देना। जब मुसलमानों का टाइम आएगा उसको देख लेंगे। अरे अभी जो वर्तमान में जो हमारे जो सारे छीने जा रहे हैं देश के जो सब बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जो है वो किसका है? मेजोरिटी स्टेक तो हिंदुओं का ही लगा हुआ है इस देश की आबादी का। 100 करोड़ हिंदू है तो 100 करोड़ हिंदुओं के ही मेजोरिटी स्टेक हुआ वहां पे। 90% एम्प्लॉय हिंदू है उस सारे पब्लिक सेक्टर के। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी का जवाब विपक्ष नहीं दे पा रहा है। विपक्ष जवाब दे नहीं सकता। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी एक ही थाली के चट्टे बैठे थे। मनमोहन सिंह भी बात तो करते थे कि अल्पसंख्यकों को हक होना चाहिए और सब होटल, कितने प्राइवेटाइजेशन कर दिया मनमोहन सिंह के टाइम में, कितना बैंकों का बुरा हाल हुआ। उतना नहीं हुआ जितना इन्होंने कर दिया, लेकिन सारी नीतियां जो है संसाधनों पे चंद लोगों के सेकेंडरीकरण का जो नीति जो आज सारा कुछ आप देख रहे हैं मनमोहन सिंह लेके आए थे, प्राइवेटाइजेशन। ये तो ये दोनों ईमानदार नहीं है। बात तो करेंगे सबका। संजीव जी, एलपीजी जब पॉलिसी आई थी तो आंकड़ा ये कह रहा है कि उस समय जो है कोई प्राइवेटाइज नहीं हुआ था। प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, मंत्रालय बना। थोड़ा आंकड़ा पर रहे तो ठीक रहेगा। और जब यूपीए जब बना तो 3 कंपनियां बेची गई, 23 बनाए गए, पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाए गए। ये आंकड़ा एक बार फैक्ट चेक करने लायक है। लेकिन बेचाईकरण जो है वो मोदी सरकार में हुआ तीव्र रफ्तार से। देखिए, जो बैंकिंग सेक्टर और इम्पोर्टेंट पब्लिक सेक्टर में और एनर्जी सेक्टर में जो अडानी मोदी के प्रेमी थे और अंबानी यूपीए के प्रेमी थे, और उनसे पहले 1980 के दशक में अंबानी घुसपैठ कर गए थे गवर्नमेंट में, और कांग्रेस के बहुत सारे लोग इन कारपोरेट घरानों के साथ थे, और उसके कारण आपका एनर्जी सेक्टर तबाह हुआ। ये जो बैंकिंग सेक्टर में जो सारा जो आज आप सारा ड्रामा देख रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार पी चिदम्बरम जैसे वित्त मंत्री भी थे। और ये जो जितने जो प्रो कॉर्पोरेट जो कानून बनाए गए हैं, जिसमें पीएमएलए एक्ट और की बात हो रही है, जिसमें आज सेक्शन 45 की बात हो रही है, चिदम्बरम से आप लेके आए थे, किसके कहने पे लेके आए थे? ये सारे वही थे ना कि जो भी कॉर्पोरेट के खिलाफ बोलेगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे, चाहे वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हो चाहे आम आदमी हो। जो बहुत सारे जो आदिवासी जेल में बैठे हैं, आप देखिए उन कानूनों को कितना मिसयूज यूपीए के टाइम में हुआ है। मोदी जी उस पर स्पीड और बढ़ा गए। तो वो ठीक है, उनकी गति धीमी थी, वो शुरुआत थी। और जो ये है ये नंगा नाच हुआ, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ मनमोहन सिंह प्रोटेक्शन को लेके जा रहे थे, ये मोनोपोली कैपिटलिज्म की तरफ लेके गए देश को। मनमोहन सिंह चाहते थे कि देश में 30-40 उद्योगपति पूरे देश की पूंजी को संभालें, और ये जो थे ये चाहते कि नहीं सिर्फ 2 या 3 उद्योगपति देश में रहे, बाकी सारे भी खत्म हो जाए। ये रशियन मॉडल है कि जो पुतिन जो है 20, 25, 15, 20 ओलिगार्क अपने साथ रखे हुए हैं, जो 2 नंबर के पैसा स्विस बैंक से लेकर ब्रिटेन तक बनाए हुए हैं, और उसके हिसाब से रशिया का शासन चलता है। ये उस स्टाइल में लेके जा रहे हैं। आर्थिक नीतियों में दोनों पार्टियां जो है, नेहरू की जो आर्थिक नीतियां थी उससे बहुत वो हट गई, पीछे हटी,
और प्राइवेटाइजेशन बहुत कोई बुरी चीज नहीं है, ये कोई दुनिया का कोई भी देश नहीं कहता कि प्राइवेटाइजेशन बुरी है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के कुछ थ्योरियां हैं। प्राइवेटाइजेशन तो चाइना ने भी किया, संसाधनों का वेलफेयर, लेकिन संसाधनों पे उसने कहा कि संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस ढंग से हो कि पब्लिक सेक्टर भी जिंदा रहे, प्राइवेट कंपटीशन करे। यहां तो पब्लिक सेक्टर को बेचने का ही काम शुरू हो गया, धीरे 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 सारा पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्ट करो। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मंत्री बना दिया था, अरुण शौरी साहब, जो बहुत क्रांतिकारी पत्रकार हैं, जो बहुत इंडियन एक्सप्रेस वाले, वो मंत्री थे। और वाजपेयी जी के टाइम में सारे फायदे में चलने वाले होटल बेच दिए गए, आईटीडीसी के सारे होटल बेचे गए। रंजन भट्टाचार्य उसमें कहते हैं कि एक बहुत बड़े सूत्रधार थे होटल बेचने वाले विभाग में, उस समय होटल बेचे गए। हाँ, एक बात कह सकते हैं कि जितने भी आईटीडीसी के होटल थे राजीव गांधी की देन थे। राजीव गांधी ने इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू देश भर में हर जगह पे अच्छे अच्छे होटल खोले थे, उसका विस्तार कर दिया था। हमारे यहाँ बोधगया में भी एक बहुत अच्छा होटल खुला था, होटल बोधगया अशोक। और आप देख लीजिए 14 एकड़ जमीन जो है लोटस वालों को मात्र 12-13 एकड़ करोड़ रुपए में उस जमाने में बेच दिया गया था। अरबों की जमीन है वो, डिसइन्वेस्टमेंट वाले ने बेचा है, सौरी साहब के जो थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। बस यही है, 18 और 20-24 का अंतर है। राहुल गांधी उसमें सुधार लाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी की जो नीतियां हैं वो कॉर्पोरेट को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को तो बोलना है कॉर्पोरेट के पक्ष में, तो ऑटोमेटिक है कि पब्लिक सेक्टर और सोशलिज्म की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं। तो 5 न्याय जो है उनको माओवाद लग रहा है, उनको माओइज्म लग रहा है। राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी देखिए 5 साल नरसिंह राव ने जो काम किया उस पर राहुल गांधी का कोई कंट्रोल नहीं था, सोनिया गांधी का कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये मजबूत थे। या तो इनको समझ नहीं आई कि मनमोहन सिंह क्या कर रहे हैं, चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन राहुल गांधी देर आए दुरुस्त आए। राहुल गांधी ने एक परिवर्तन लाया है अपने घोषणा पत्र में। नेहरू के जो सोशल पब्लिक सेक्टर सोशल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि भूल अगर कोई सुधार हो रहा है तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। अब मोदी जी को तो बौखलाहट होगी वो इनको माओवादी बोलेंगे मान के चलिए, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं। अडानी अंबानी को इससे नुकसान होगा। जेपी सर, ये राहुल गांधी कभी नहीं कहे कि वो कैपिटलिज्म के और पूंजी के खिलाफ। मैंने उनके साथ एक डिस्कशन में सुना था, वो बोले थे कि मोनोपोली कैपिटलिज्म के हम खिलाफ। जो मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस का, क्या वो नेहरूवियन और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का मॉडल था, उस पे वापसी की तैयारी, और इससे बीजेपी जो कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की समर्थक है घबरा गई, इसलिए उलूल जुलूल भाषण आ रहा है। देखिए, आपने जिनका जिनका नाम लिया, उनके नाम में मैं केवल एक ही नाम पर सहमत हूं, नेहरू जी के। ये जितना मेस आप देख रहे हैं ना राजनीति में, और जितना सब घपला घोटाला, जितना सब अराजकता, जितना सब जो है कानूनों को तोड़ मरोड़ के अपने पक्ष में करना और चाटुकारिता की पराकाष्ठा, इसका अगर एकमात्र से जो है आजादी के बाद किसी एक राजनेता को दिया जा सकता है तो वो श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू गांधी को ही दिया जा सकता है। उनके कार्यकाल में जब ये शुरू हुआ तो बस वही सब वो है। और दूसरा, हम लोग बहुत पहले से मतलब वैचारिक एक्टिविस्ट टाइप के लोग थे जो हमेशा डिस्कशन करते थे, आपस में बात करते थे। और उस समय जब हम लोग पढ़ते थे कि विश्व बैंक लगातार और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लगातार भारत पर दबाव डाल रहा है कि आप सब्सिडी खत्म कीजिए। उत्तर प्रदेश की जो बिजली और जगह जो बिजली की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं पूरे प्रदेश की, उसको उनकी आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग में बांट के अलग अलग कंपनियां बनाई। आप जो है क्या कहते हैं, मतलब वो कारपोरेटीकरण कीजिए, जिसको मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के नाम पर नरसिम्हा राव की सरकार के समय जारी किया, और जो है देश अचानक मिश्रित अर्थव्यवस्था से सीधे सीधे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चला गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी जनसंघ पहले, बाद में भारतीय जनता पार्टी, इसके पास कोई आर्थिक जो है वो नहीं था, क्या कहते हैं, सलाहकार नहीं था, या इसका आर्थिक नीतियों को तय करने वाला नहीं था। ये तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो है जबरदस्ती लेते हैं अंत्योदय कह के। उस समय इनके देशमुख साहब जो है इनके आर्थिक सलाहकार वो थे सबसे बड़े
जो आपका क्या कहते हैं, वो देशमुख, नानाजी देशमुख नहीं, एक और दूसरे देशमुख थे जो राष्ट्रपति का एक बार चुनाव भी लड़े थे। उसके बाद जो है बाद में अब गुरु मूर्ति हैं, ये जो नोटबंदी वगैरह है इसके भी मुख्य सूत्रधार गुरु मूर्ति हैं, जो आपके जो है आप इनके सहयोगी थे गोयनका के, रामनाथ गोयनका के, और जो दक्षिण भारत की जो आपका इस समय रिजर्व बैंक के सलाहकार हैं, और जो दक्षिण भारत में जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस का बंटवारा हुआ तो उसके भी जो है मुख्य जो है क्या कहते हैं वो सलाहकार सूत्रधार जो है एस गुरुमूर्ति है। तो ये इन्होंने जो विश्व बैंक की जो पॉलिसीज थी, जिनका जो है सारे लेफ्टिस्ट और जो भी सेंटर टू लेफ्ट जो भी लोग थे सब विरोध करते थे कि हम विश्व बैंक के कहने के अनुसार क्यों सब्सिडी बंद करें। विश्व बैंक पहले अमेरिका में सब्सिडी क्यों नहीं बंद करा था, अगर उसको सब्सिडी बंद कराना तो सब्सिडी बंद करे, इतना गरीब देश है और शुरू से महंगाई न बढ़े इसलिए सब्सिडी दी जाती थी, ताकि आमदनी के हिसाब से खाने का खर्च इतना ना बढ़े कि जो है उसके को लेकर के लोगों में अनरेस्ट पैदा हो जाए, विद्रोह हो जाए, जैसा आज हुआ है। और आज आप उसको 5 किलो राशन दे के बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने सब सब्सिडी नहीं खत्म की होती तो आज ये आपको 5 किलो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। 5 किलो राशन अब कोई चैरिटी में नहीं दे रहे हैं। 5 किलो राशन जो आपने विश्व बैंक के दबाव में सब्सिडी खत्म की है, तो जो लोगों में असंतोष न हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ नेशनल वेज पॉलिसी नहीं है। आप एक और सेंट्रल गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉई हैं जो इतनी तनख्वाह पाते हैं, और एक और प्राइवेट सेक्टर है, और एक और जो है बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिनके जो है मतलब सैलरी है उसके स्ट्रक्चर में कोई मुकाबला नहीं है। आपसे बता दें, आगे कोई बेईमानी थोड़ी है कि पीएचडी और जो है क्या कहते हैं इंजीनियरिंग और उसके लड़के जो है चपरासी और मेहतर के स्वीपर के पोस्ट पर भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जान लेंगे यहाँ सरकारी वेतन मिलेगा तो हमारे प्राइवेट सेक्टर में हम चाहे जितने बड़े फलने खा हो उससे ज्यादा मिलेगा, इसलिए वो अप्लाई करते हैं। इसलिए नहीं अप्लाई करते हैं कि जो है उनको उनके पास काम का जो है मतलब उस तरह अभाव है जिस तरह अभाव प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कहता अरे पीएचडी लड़कों ने जो है वो क्या कहते हैं स्वीपर के पोस्ट पर, चपरासी के पोस्ट पर अप्लाई किया, इसलिए कि वो जिन कॉलेजों में लेटर हेड कॉलेजों में पढ़ाते हैं वहां 1500 तनख्वाह मिल रही, 1200 तनख्वाह मिल रही नहीं मिल रही है कि जब मन मान्यता होगी तब हम तनख्वाह देंगे, तब तक आप निःशुल्क सेवा जो है मतलब करते रहिए। तो उनको लग रहा है कि भाई हम जो है कोई सरकारी नौकरी अगर प्राइमरी स्कूल के मास्टर की भी पा जाए तो 25-30 हजार 40 हजार रुपये तनख्वाह मिलने लगेगी, इसलिए वो कर रहे हैं। तो ये सारा मामला जो है घूम फिर के विश्व बैंक की पॉलिसी और सब्सिडी पर आ जाता है, क्योंकि जो सब्सिडी आप दे करके महंगाई पर आप इनडायरेक्ट अंकुश लगाते थे, वो सब्सिडी धीरे धीरे विश्व बैंक के दबाव में कांग्रेस ने कम खत्म किया, आप ज्यादा खत्म कर रहे हैं। इन्होंने मैंने मैक्सिमम सब्सिडी खत्म। आप गैस का चूल्हा ही देखा ना आपने कि गैस पर इन्होंने पहले कितना सब्सिडी दिया, अब क्या रुपया आपके सिलेंडर खरीदने पर जो लोग सब्सिडी वाला सिलेंडर क्या रुपया सिलेंडर का भाव वापस आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है। और बाकी आप जब आपके पास आपने देखा कि पहले चरण में आपका बाजा बच गया, और वो पहला चरण केवल यूपी में नहीं था, तमिलनाडु से लेके यूपी तक था, कई स्टेट थे उसमें, बंगाल भी था, यूपी था, बिहार भी था, महाराष्ट्र भी था, सब जगह की रिपोर्ट आपका, राजस्थान भी था, सब जगह की रिपोर्ट आपके जो है मतलब नेगेटिव आई कि आप जो है वो हर जगह जो है आप लूज कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, क्योंकि आपका जो समर्थक वोट बैंक था वो जो है क्या कहते हैं घर से नहीं निकला उस तरफ वोट देने के लिए। तो अब आप बौखला गए, तो आपने सोचा आप क्या करें, अब तो राम का मंदिर भी काम नहीं आ रहा है, तो आपने जो है सीधे सीधे आप जो है गाली गलौज की भाषा पर उतर आए, आप सीधे सीधे माओवाद पर उतर आए, आप सीधे सीधे अर्बन नक्सल पर उतर आए। अर्बन नक्सल के नाम पर आपने इतने दिन से भीमा कोरेगांव में लोगों को बंद कर रखा है, अभी तक आपने चार्जशीट दी, चार्जशीट तक आप नहीं दे पा रहे हैं। और फिर जो कोर्ट में जिससे जिन लोगों को जमानत मिल रही है 5-5 साल 6 से बाद, तो कोर्ट ऑब्जर्व कर रही है कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये कितना बड़ा मजाक है आपके ऊपर। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पीछे से चलेंगे तो बहुत बात आगे निकलेगी। और इसमें आज की डेट में जो राहुल गांधी नई कांग्रेस बना रहे हैं वो, और जो उनके अगर राहुल गांधी भी इस बात को कहें कि हम इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो थी वो बहुत अच्छी थी, या जो है उनके पिताजी की बहुत अच्छी थी, तो इस पे विवाद हो सकता है। एक संदर्भ में कहा गया है सर, हम सब कुछ को इंडोर्स नहीं करें। संदर्भ ये था कि लैंड रिफॉर्म, प्रीवी पर्स का खत्म करना, पब्लिक सेक्टर बनाना,
बैंक का नेशनलाइजेशन, इन तमाम, जैसे संजीव जी ने कहा कि आईटीडीसी उन्होंने राजीव गांधी ने बनाया, तो जवाहर नवोदय विद्यालय भी खोल रहे थे। हाँ, इस जी। समय, लेकिन ये सरकार तो एक विश्वविद्यालय तक नहीं खोली है। विश्व गुरु नहीं, बनेगा, नहीं, ये आरएसएस को सैनिक हाँ, स्कूल हाँ। दे दी है। इस सरकार इस का संदर्भ बच्चा पैदा करके बाप बनने की प्रवृत्ति नहीं है, दूसरे बच्चे के ऊपर अपना नाम चस्पा करके बाप बनने की प्रवृत्ति है। ये सरकार अपने से बच्चा पैदा करके बाप नहीं बन सकती, ये दूसरे का बच्चा रहेगा उसमें चपका देगी कि जो है ये वो हमारा बच्चा है। हुँ। हाँ, और उसका जो है वो डीएनए टेस्ट भी दिखा देगी कि डीएनए टेस्ट हमारे पक्ष में, उधर थोड़ी है, वो सब साले झूठ बोलते हैं। तो आप क्या प्राचीन करेंगे? काल झूठ में बोल ही देंगे। होता था। हाँ, और मीडिया मीडिया में जो है क्या कहते हैं, उनके मीडिया, गोदी मीडिया उनके साथ है, 24 घंटा प्रचारित करने लगेगी। और फिर संदीप आप जी, खुद बताइए कि जिस तरह की गंभीर बहस हम लोग यहाँ बैठ करके कर रहे हैं, पुरानी चीजों के बारे में बात किया जा रहा है, उस तरह कोई जी, आपको जो है मुख्य धारा की मीडिया में दिखाई पड़ रहा है? आप नहीं। बताइए। हाँ, फिर तो सवाल इस बात का, हम चर्चा भी नहीं करेंगे। आज जो है एक बहुत बड़े अखबार के माने राष्ट्रीय स्तर के सर्कुलेशन मैनेजर ने एक जो है प्रिंट मीडिया की दुर्दशा पर, कि अखबार बिक नहीं रहा है, प्रसार का जो काम लोग करते थे वो प्रसार के इंचार्ज हैं, प्रसार का जो लोग काम करते हैं वहां काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं, अखबार का एजेंट नहीं, कोई एजेंसी नहीं अखबार के लेना चाहता, अखबार का जो है भयानक गिरावट का दौर है। कुछ दिनों में जो हाकरों से अखबार बंटवाया जाता है, कुछ दिनों में अगर जो है अखबार वालों को वेतन पर लोगों को रख करके अखबार बंटवाना पड़े तो आप ताजुब मत कीजिएगा। ये उन्होंने एक रोया है। तो हमने लिखा है कि जब निहायत घटिया संपादक, विचारहीन, चाटुकार, अक्षम संपादक नियुक्त करेंगे, चाटुकारों की फौज नियुक्त करेंगे, सरकार की 24 घंटे बिरदावली गाएंगे, तो कोई पैसा खर्च करके अखबार क्यों खरीदेगा? आज की डेट में अगर अखबार की ऐसी दुर्दशा है, आखिर यह कारण है कि जो है इतने बड़े बड़े गोदी मीडिया के हाउसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और इतने बड़े बड़े अखबार, उसको छोड़ के लोग जो है क्या कहते हैं, चुन चुन करके इस समय जो है क्या कहते हैं, सोशल मीडिया या यूट्यूब देख रहे हैं। तो अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो ढूंढ रहे हैं ना कि कहीं से कोई असली बात सुनने को मिले, कहीं से कोई सही बात सुनने को मिले, क्योंकि बाकी लोग तो झूठ परोस रहे हैं। तो क्या जनता बेवकूफ है कि जो है पैसा देकर के झूठ खरीदेगी आपसे? तो जो हमने लिख जी। दिया तो उसको उन्होंने लाइक मारा, लेकिन हकीकत यही है कि झूठ फैलाया जा रहा है, लगातार झूठ बोला जा रहा है, राष्ट्रीय लीडरशिप की ओर से झूठ बोला जा रहा है। विश्वसनीयता का संकट चतुर्दिक है, चाहे मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या अब सोशल मीडिया में भी तमाम उनके आईटी सेल और इसके उसके लोग घुस करके मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं। तो इसमें सत्य को छान के निकालना जो है ये बड़ा कठिन काम हो गया है। ये अब पाठक के विवेक पर है कि वो कितना सत्य वास्तव में जानना चाहता है, और उसकी आंख जो है वो कितना जातिगत पूर्वाग्रह से जो है बंद है कि वो जो है असली उस सत्य को नहीं सुनना चाहता। तो क्या करेंगे आप? ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आप बता, और उसका प्रधानमंत्री जी फायदा उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अलीगढ़ में यार प्रलाप किया, कल जो राजस्थान और जो और जगह वर्धा और कहाँ कहाँ बोले, तो उसकी तो बात छोड़िए, आज अलीगढ़ में प्रलाप किया। आपके सारे जो चैनल हैं उसके ऊपर अलीगढ़ का प्रलाप उनका आ गया है। फिर से वही बातें हैं कि जो है माओवादी सोच है, गहना ले लेंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, ये सब बांट देंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, सब है आपसे ये उनके पॉइंट वाइज जो है उसके ऊपर जवाब नहीं देंगे मुद्दों पर, आपसे बता। ये हमेशा जो है नरगल प्रलाप करेंगे, क्योंकि कहने के लिए है ही नहीं। संजीव जी, और सुनिए, आप लोगों ने पता नहीं अटल बिहारी वाजपेयी को लोग बड़ा आदर से देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की भी कई जनसभाओं को मैंने जो है क्या कहते हैं कवर किया है पत्रकारिता में। अटल बिहारी वाजपेयी की सभाओं में भी वो भी सेंटिमेंटल भाषण देते थे, धार्मिक कम सेंटिमेंटल। ये प्रयागराज त्रिवेणी की भूमि है, यहाँ पर जो है वो गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है, ये भाषण देते थे प्रयागराज में, आपसे बता जी। और इसी तरह वो टुकड़े टुकड़े के जुमले में करते थे। कभी भी जो है उनके भाषण में आपको जो है आंकड़ा नहीं मिलेगा जो आपको सीपीएम के लोगों के भाषण में मिलेगा, जो जॉर्ज फर्नांडिस के भाषण में मिलता था, जो आपके मधु लिमय के भाषण में मिलता था, इवन की नारायण तिवारी का भाषण धुआंधार होता था, चंद्रशेखर का होता था। और ये लोग भारत की भूमि है तो ये राम की भूमि है, तो ये जो है फलाना है, तो यहाँ विश्वेश्वर की भूमि है काशी, तो यहाँ जो है यही सब आपसे। हाँ,
यहाँ कितने भूखमरी है इस पर कभी नहीं बोलते थे। संजीव जी, एक टेक आपका आखिरी, अगर प्रधानमंत्री जी ये भाषा बोल रहे हैं तो क्या ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आता है? यदि हाँ, तो इस पे इलेक्शन कमीशन और कोर्ट को भी इंटरवेन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए? जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। कोर्ट के इंटरवेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा। कोर्ट क्यों सो मोटो लेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको देखे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आचार संहिता लागू किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको देखे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नैतिकता है तो प्रधानमंत्री जी को नोटिस जारी करे। लेकिन कैसे नोटिस जारी करेगा? अभी तो सारा जो जितना भी एक्ट बना है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, जो कानून बना है, उसमें मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल के बता तो दिया है कि स्पाइनलेस इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। तो स्पाइनलेस इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, हुक्मरान के आदेशों के सामने दंडवत होने वाले बनेंगे, तो वो कैसे सत्ता पक्ष को नोटिस जारी करेंगे? पिछली बार एक टीवी चैनल ही नमो टीवी चलता रहा, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई ही नहीं करी, शिकायतें होती रही। तो वो तो इलेक्शन कमीशन भी अब वही लगभग हालात हो गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरह, ये भी वैसे ही कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि जो राजनीतिक दल जो इनका विरोध कर रहे हैं वो कई मामलों पे खुल के आए। प्रधानमंत्री जी ने आज बोल तो दिया कि माओवादी हैं, तो माओवादी में हिंदुओं का प्रॉपर्टी, ये कहें कि हाँ हम माओवादी हैं, लेकिन हम हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं छीनने जा रहे हैं। हम अडानी का पकड़ेंगे, हम अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टी का राष्ट्रीयकरण करेंगे। हम जो है, जैसे इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, हम वैसे करेंगे। जितने भी पब्लिक सेक्टर बेचे गए हैं, जिन पे कब्जा कुछ लोगों का हुआ है, सब वापस लेंगे। जितने बंदरगाह अडानी के पास है सबको पब्लिक सेक्टर घोषित किया जाएगा। जितने कोयला खदान अडानी के पास है वो पब्लिक सेक्टर घोषित करके इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं का उसमें भागीदारी तय करेंगे। क्योंकि सारे लोगों की भागीदारी जब तय होगी तो ऑटोमेटिक सबसे ज्यादा भागीदारी हिंदुओं को मिलेगी, जो देश के 80% है। मुसलमान को 18% मुसलमान जब इस देश में डायरेक्ट शासन कर रहा था, तब भी इस देश के संसाधन पे कब्जा नहीं कर पाया। नरेंद्र मोदी जी को पता होना चाहिए कि इस देश में मोहम्मद बिन कासिम का जब अटैक हुआ 739 या जब भी, और उसके बाद लगातार 10वीं शताब्दी से तो मुसलमान शासक अटैक करते ही रहे। महमूद गजनवी ही आए थे, गुजरात में ही सबसे ज्यादा आए थे। प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में महमूद गजनवी आया था, लूट के ले गया। वहां पे ये का मुकाबला भी नहीं कर पाए उस समय, उसको लूटने से रोक भी नहीं पाए। नहीं, अगर कोई बहादुर होता तो कत्लेआम करके भेजता, महमूद गजनवी को काटता वहीं पे। तो कैसे हमारे मंदिरों को कुछ लोग न्योता दे के बुलाए भी होंगे। वो देखिए, वो तो जितने भी आए भाई, भारत में जितने भी बाहरी शासक आए, वो कहीं ना कहीं तो राजशाही थी, कोई ना कोई मदद करने वाला था, वही न्योता देते थे। जब उसका सैवानी खान, ये कौन है, राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ इनकी मदद कर दी थी, बाबर की। उसको ही नहीं पता था कि बाबर फिर सबसे पहले वहीं आएगा, क्या कहा जाता है, आगरे की तरफ आएगा। इस देश में मुसलमानों ने 500 साल जब राज किया, तब भी उस देश के संसाधन पे मुसलमानों ने कब्जा कर नहीं कर पाए। ये सवाल एक कांग्रेस की तरफ से भी पूछा जाना चाहिए, लोगों की तरफ से पूछना चाहिए कि इस देश में तो डायरेक्ट मुसलमान शासक रहा भाई। मतलब कि ब्रिटिश राज से पहले इस देश का शासक वर्ग तो मुसलमान ही थे। बीजापुर गोलकुंडा तक, नीचे तक का जो एरिया था वो मुसलमानों के कब्जे में था इस देश में। इधर पूरा पाकिस्तान, खैबर तक मुसलमान थे जो शासक वर्ग थे। लेकिन फिर भी संसाधन, जल, जमीन, जंगल पे हिंदुओं का कब्जा था, आदिवासियों का कब्जा था, हिंदू आदिवासियों का कब्जा था। हिंदू काश्तकार थे, हिंदू जमींदार थे। अकबर के बहुत सारे जमींदार हिंदू ही थे। तो जब मुसलमान शासकों के टाइम में मुसलमानों को कोई मदद नहीं मिली संसाधनों पे कब्जा करने में, तो अब तो हिंदू शासक है। मोदी जी नहीं होंगे, जो भी शासक रहे आजादी के बाद हिंदू शासक ही रहे हैं। बेशक वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, निजी जीवन में तो मंदिर में जाते हैं, घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, एकादशी भी रखते हैं। कई लोग अलग अलग तरीके से धर्म मानने का तरीका होता है। कोई ये थोड़ी होता है कि बाहर जाके एकदम कंठी माला पहन के एकदम जय श्री राम करेंगे तभी हिंदू होगा, ये कोई है तो नहीं। हमारे घर में बहुत लोग एकादशी के व्रत, मेरी माता जी रखती थी, हिंदू धर्म के अनुसार ही रखती थी। हम लोगों ने तो कभी इस चीज का प्रदर्शन नहीं किया कि एकादशा रखते हैं। तमाम देश के हिंदू जो सड़क पे नहीं नारा लगा रहे हैं, वो
365 दिन में से 100 दिन कट्टर हिंदू रहते हैं घर में, अलग अलग पूजा पाठ में बिताते रहते हैं, कभी उपवास रखे हुए हैं, कभी कुछ करे हुए हैं, उनको हिंदू बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा यह मानना है कि इस देश में मुसलमानों का जो भय दिखाया जा रहा है उतना ज्यादा प्रोपगंडा है, इतना बड़ा झूठ है कि अब एक बात बताइए, इनके शासन में 51 मुसलमान बन गया IAS, मोदी जी के शासन में मोदी जी को रोकना चाहिए था। 51 कैसे आ गए भाई, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अरे भाई, पढ़ लिख के अगर कोई व्यक्ति मेरिट पे, अपने मेरिट पे अगर वो शासक अपनी हिस्सेदारी चाहता है, एक बात देखिए, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिकल में फैक्ट बोलता हूं कि भारत और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो उसका बेस 18वीं शताब्दी में जब पड़ा तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि जो मुसलमान थे मुगल कोर्ट में वो थोड़ा हाशिए पे गए, ब्रिटिश राज में हिंदुओं का प्रभाव बढ़ा। अब ब्रिटिशियर चाहते तो क्रिश्चियनों को बढ़ाते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेरिट पे अगर थोड़ा कर रहे हैं तो मेरिट पे क्या हुआ कि हिंदू इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ब्रिटिश कोर्ट में आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नजदीक बन गए कि वो थोड़ा सा अंग्रेजी का ज्ञान उन्होंने बढ़ा लिया। मुसलमान अंग्रेजी का ज्ञान नहीं बढ़ा पाए थे, और सबसे ज्यादा जो मजा लिया, सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा बाबू वर्ग जो आया, ब्राह्मण थे, कायस थे, ये सब जो थे उस समय उसको कॉपअप कर गए, अंग्रेजी जान गए। मुगल कोर्ट के मुसलमान थोड़ा सा पीछे रह गए, और अगर मुसलमान भी अगर उसी हिसाब से अगर उसको पकड़ लेते जिस ढंग से हिंदुओं ने पकड़ा, तो मुसलमान भी वो एकदम बराबर की हिस्सेदारी में होते। ब्रिटिश राज में भी ब्रिटिशियर्स ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भेदभाव नहीं किया था, उन्होंने मेरिट देखा था। तो मैं ये कहता हूं कि ये समय के हिसाब से होता है कि अगर कोई मुसलमान इस देश के अंदर पढ़ के लिख के अगर अपनी हिस्सेदारी चाहता है तो उसका राइट है भाई, आप कैसे रोक सकते हो उसको? आफ्टर ऑल हम एक सेकुलर स्टेट है, हर आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन समानता का अधिकार देता है, आप 2nd दर्जे का नागरिक उसको बना नहीं सकते। तो ये कहना कि कांग्रेस आएगी तो उठा के सारे संसाधन उसको दे देगी, कांग्रेस ने 70 साल में तो कोई संसाधन दिया नहीं उनको उठा के मुसलमानों को। जितना पब्लिक सेक्टर बना उसमें 80% हिंदुओं को नौकरी मिली, और आज जो पब्लिक सेक्टर में 1 लाख रुपया हिंदू कर्मचारी लेता था वो अडानी के हवाले हो गया, वो 15,000 रुपए पे हिंदू काम कर रहा है वहां पे, धक्के खा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स को जो है ये मिसगाइड करने से कोई फायदा नहीं है। पहले दौर में चूंकि झटका लग चुका है, क्या कहा जाता है, इलेक्शन में तो रिपोर्ट आ रही है, तो झटका का एक जो है, झटका के बाद वो जो एक रिएक्शन होता है ना, एक शॉक लगता है, तो फिर वो थोड़ा सा डॉक्टर लोग जो है वो मतलब कि वो एक आदमी जब परेशान हो जाता है तो इस तरह के भाषण दे रहे हैं तो दे रहे हैं, लेकिन इनको अभी भी मुद्दे पे आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी 2014 में सबका साथ सबका विकास लेके आए थे, जस्ट कंट्राडिक्शन है सबका साथ सबका विकास। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो माओवादी कम्युनिस्ट ये कह रहे हैं, तो जरा भारत के जितने कम्युनिस्ट हैं, CPI से लेके CPI ML, और जो अभी मारे गए हैं आपके आदिवासी, जरा उनमें आप पता लगाइए, या कहीं कोई अध्ययन हो तो सामने लाइए। हमने तो बहुत खोजा, नहीं मिला। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम लीडरशिप ब्राह्मण और कायस्थों के पास है, कम्युनिस्टों की। जी 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 मैक्सिमम लीडरशिप आपसे बता, वो चाहे CPM हो, CPI हो। अच्छा, आप माले के दीपांकर भट्टाचार्य जो है बंगाली ब्राह्मण होते हैं, आप बता। उसके पहले कामरेड विनोद मिश्रा ब्राह्मण, सीताराम येचुरी ब्राह्मण, आप गिन लीजिए इसी तरह। अरे वो कुछ राहुल गांधी भी अगर माओवादी हैं तो है तो पंडित जी। हाँ, और दूसरी बात ये जो ले करके पंडित जी लोग जो है कम्युनिस्ट के नाम पर ले करके और मुसलमानों को बांट रहे हैं, तो जरा भैया 2-4 मुसलमानों का भी नाम हम भी नहीं जानते जो माओवादी हो, और जो है क्या कहते हैं गढ़चिरौली के जंगल में जो है वो व्यवस्था से लड़ रहे हो, हमें तो कोई नहीं उसका नाम पता चलता। आप जो है वो क्या कहते हैं गुंडा तत्वों के रूप में, अराजक के रूप में, चाहे दाऊद इब्राहिम का नाम ले, चाहे मुख्तार अंसारी का नाम ले, चाहे अतीक अहमद का नाम ले लीजिए, कोई नक्सलाई के नाम पर तो अभी तक किसी मुसलमान का नाम हमने नहीं सुना। भीमा कोरे गांव में भी जितने लोग बंद हैं उसमें भी मैक्सिमम तो हिंदू ही बंद हैं, आपसे बता रहे हैं। चाहे सुधा भारद्वाज हो, चाहे सोमा सेन हो, जो भी हो, वो भी सब चाहे आनंद तेल तुम्बड़े, वो तो जो है अम्बेडकर के जो है परिवार के दामाद हैं, जो इतने दिन जेल में रहे, आप समझ लीजिए आप। तो कहने का मतलब है जी,
बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? ब्राह्मण वामपंथियों और सवर्ण वामपंथियों के खिलाफ प्रोपगंडा फैला रहे हैं मोदी जी। ये बिल्कुल ब्राह्मण फैला रहा अस्मिता है। पे अपमान है, ये ब्राह्मण नहीं, हम अस्मिता कह का तो रहे अपमान हैं भाई, भाई जो लोग जाति विहीन समाज के पर जो विश्वास करते हैं, जाति विहीन समाज की बात करते हैं, कौन है? वो ब्राह्मण है और कायस्थ तो हैं, जो क्या कहते हैं सारी जो है कम्युनिस्टिक लीडरशिप में ऊपर से नीचे तक हैं। चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं सीपीएम सीपीआई हो, या फॉरवर्ड ब्लॉक हो, बामन और जो है आपके क्या कहते हैं कायस्थ, इन्हीं का डोमिनेंस है, आपको बता दें। बाकी लोग जो है उसी तरह हैं, छेवके की तरह, जैसे आरएसएस में चित्तपावन ब्राह्मणों का डोमिनेंस एकदम टॉप पोस्ट पर, दो चार एक आध दो तो छेवके के रूप में कोई कोई आ जाता है, जैसे रज्जू भैया आ गए थे बीच में। नहीं, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदरूनी कोई साठ गांठ हो, तो मुझे हाजी हाजी कहना, हम तुमको काजी काजी कहेंगे। हो सकता है। चलिए विस्तार से फिर चर्चा होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी का प्रोपगंडा और हिंदुओं का धन खुद ही छीन रहे हैं, और ज्यादातर वामपंथी जो है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं मोदी जी। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, शुक्रिया।